नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे वीरेंद्र सिंह सोनू, पीपल्स डेमोक्रेटिक पे फायर ब्रांड प्रवक्ता। सोनू जी स्वागत है। धन्यवाद। करीब 2 सप्ताह आप बाहर लगा के आए हैं, कंपेन की है महबूबा मुफ्ती की, और इस कंपेन के दौरान ये भी देखने को आया है कि एक सेक्शन ये चाहता है कि इस चुनाव को पोस्टपोन किया जाए। क्या ये कॉन्स्पिरेसी है? क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ काफ़ी सारे लोग एकजुट हो चुके हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव के हक में है? देखिए, ऐसा है विनोद जी कि पिछले 17-18 दिन से मैं अनंतनाग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में था जी। तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब हम गए वहाँ पर देखा तो लोगों की एक बात थी कि लोग चाहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़े। सच्ची सी बात है, ये कश्मीर के लोग चाहते थे। चलिए, हालात बन गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, हमें मजबूरन चुनाव में जाना पड़ा जी, बन गए। लेकिन उसके बाद से जब से हमने वहाँ कंपेन शुरू की और जब से देखा कि लोगों में एक परसेप्शन आ गई कि नहीं भी हमें महबूबा मुफ्ती जैसा नेता ही पार्लियामेंट में चाहिए कि ये हमारी बात कर सकते हैं। अब इलेक्शन के फार्म जब फिलअप हो रहे थे, जब हम फार्म भरने के लिए मैडम जी का गए जी, तो पूरा अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मैं बात समझता हूँ कि एक समुंदर लोगों का निकला हुआ, लहर एक लोगों की थी। लोग खुद अपने खर्चे पे, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन लोगों का साथ था। लोग अपने खर्चे पर निकले। जब वो गए, जब वहाँ उन्होंने फार्म भरा तो तब से कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई कि किसी तरीके से मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को पार्लियामेंट जाने से रोकना है। इसमें आपको लगता है कि बीजेपी भी शामिल है? देखिए, बिल्कुल है। और कौन है? मुझे आप एक बात बताइए, क्या एनसीपी शामिल है? नहीं, मैं आपने बीजेपी की बात की, बीजेपी कैंडिडेट तो अपना खड़ा नहीं कर पाई जी, ठीक है। पूरे कश्मीर के दरवाजे खटखटा लिए कि आप हमारा चुनाव लड़ लीजिए, उनके साथ कोई नहीं आया। फिर रात के अंधेरे में किसी लाल चौक में मीटिंगें भी हुई, वो आपके सामने है, मैं दोहराना नहीं चाहता, दुनिया जान चुकी है। उसके बाद एक बड़े नेता को लाया गया कि ये चुनाव लड़ेंगे। फिर वो नेता कहने लगे मैं नहीं लड़ूंगा। चलिए, वो भी हो गया, कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए। लेकिन चिट्ठी सबसे पहले लिखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि ये चुनाव डेफर कर देना चाहिए। तो ये मेरी समझ से बाहर है सोनू जी। अगर आपने चुनाव लड़ना नहीं है, आपने मैच खेलना नहीं है, तो आप मैदान में क्या करेंगे? मैं यही तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नॉक करेंगे कि इसको डेफर कीजिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इसकी एक भी, जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं आइए ना, खुल के कीजिए, करिए, जहां तो आप अपना चुनाव लड़ाइए वहां। मैंने इनको उस दिन एक डिबेट में भी कहा था भी आपने कश्मीर में पेपर में ऐड दी भी एक के साथ 2 टिकटें फ्री है, आपकी कोई नहीं लेने आया। अब इसमें पीडीपी का क्या कसूर है? इसमें हमारा क्या कसूर है? आप चुनाव लड़ नहीं सके, कैंडिडेट आप दे नहीं सके, ठीक है जी, वो आपकी मर्जी। फिर आपके पास ABCD आजकल ई टीम भी है, फिर आपने उनके ऊपर भी दाव दमज खेले। अब वो भी नहीं आए, कोई माना कोई नहीं माना, इसमें हमारी गलती नहीं। अब मुझे आप एक बात बताइए, चुनाव जो लड़ नहीं रहे, कैंडिडेट इनके पास कोई नहीं, चिट्ठी सबसे पहले लिखते हैं इलेक्शन कमीशन। और मैं आप ये बात, ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं रविंद्र रैना ये चाहते हैं, रविंद्र रैना पुंछ राजौरी में जाकर के इस तरह की मीटिंग्स भी कुछ लोग कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट यहाँ पे उतरना चाहिए। क्या ये एक कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मजबूर करे कि नई नोटिफिकेशन निकाली जाए ताकि इनको भी अवसर मिल सके अपना कैंडिडेट उतारने का? विनोद जी, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टेस्ट है, मैं विभाग बात करूंगा इस पर। आज उनकी क्रेडिबिलिटी का टेस्ट है कि वो क्या चाहते हैं। देखिए, मैं पीछे जाना तो नहीं चाहता लेकिन चला जाऊंगा। आज क्या आप 87 दोहराना चाहते हो? मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से, अब वोट की पर्ची ही एक बची है हमारे पास, अब उसको भी छीनना चाहते हो हमसे? हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने कश्मीर को इतनी दलदल में धकेला, आप दूसरों पर इल्जाम लगाते थे। 87 बहुत सारे डिबेटों पर कहते हैं ना बीजेपी के लोग, इवन आप भी कहते रहे हैं, हम भी कहते, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि 87 में अगर नहीं होता हालात कुछ और होते ना होती। लेकिन आज क्या 87 दोहराना चाहते हो? इस पे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर नोटिस है भाई। जो मेन 2 पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन्हीं दोनों में मुकाबला है। ये दोनों कह रही है चुनाव होने दीजिए। अब ये मुगल रोड का बहाना लगाते भी, मैं बड़ा हैरान हूं। जब हम इलेक्शन कमीशन से कहते थे डिलिमिटेशन में भी ये आप गलत काम कर रहे हो, आप राजौरी पुंछ को कश्मीर के साथ जोड़ रहे हो, यहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तब तो ढोल बजाती थी भारतीय जनता पार्टी जी बहुत अच्छा फैसला है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हुआ आपसे कुछ भी नहीं। जब आपसे कुछ हुआ नहीं, अब आप चोरी दरवाजे जाना चाहते हैं। फिर आप तो ये भी डिसाइड नहीं कर पाए कि जो आपकी ABCD टीम है आपने मदद किसकी करनी है। चलिए, वो भी इनकी मर्जी है, हम उस पर भी कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से
कि वो आप देखिए पार्टी लिख कौन रही है, जो इलेक्शन नहीं लड़ रही, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो इलेक्शन के स्टार मतलब जिनका बीच में मुकाबला है। अब वो मुगल रोड की बात है, असल में ये है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं यही बात कह सकता हूँ, बाहर फतू फतू घर न साग न सतू, बाहर आप जम्मू कश्मीर को बेचना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आपको चाहते नहीं है। अब एक बात हो रहा है, अब मुगल रोड की बात की है, मैं खुद पहले 10 तारीख को यहाँ से गया था, पहले 10-12 दिन में कश्मीर में था। मैं खुद मुगल रोड ट्रैवल करके कश्मीर में आया और जोरी पुंछ में गया हूँ, वहाँ कोई रोड बंद नहीं। बाकी मौसम की खराबी थोड़ी बहुत चलती रहती है, ये कोई इशू तो नहीं हो सकता। कल बंद हुआ अच्छा, कल हो सकता है, शाम तक ठीक भी हो जाएगा। अच्छा, मैं और बताता हूँ, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो जोरी पुंछ का दौरा शुरू किया, वही 25 तारीख को सुबह मुगल रोड से आए। कहाँ बंद है मुगल रोड, मुझे बताइए। इनके रास्ते भारतीय जनता पार्टी ABCD टीम के बंद है। एक चीज़ मैं आपसे सोनू जी जानना चाहता हूँ, आप बड़े मुखरता से बात करते हैं। आपने 2014 में बीजेपी से हाथ मिलाया और बीजेपी ने अपने टेन्योर में 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन किया और 35 से रिपील किया। और फिर उसके बाद कश्मीरी आवाम की नज़र में या मुस्लिम बहु आवाम की नज़र में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब उसको नुकसान हुआ, डेंट पड़ा बहुत ज़्यादा। और अब जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको तीसरी पार्टी का दर्जा दिया और कश्मीर की आवाम ये चाहती थी कि मिलकर के चुनाव लड़े जाएं, गुपकार अलायंस बोलिए या फिर इंडिया ब्लॉक बोले, मिलकर ले, क्या जो डेंट पड़ा था वो निकल गया है इस फैसले से? देखिए ऐसे है, 2014 की आपने जब बात की, जब हमने 2014 में असेंबली चुनाव लड़ा तो कश्मीर के लोगों ने PDP को मैंडेट दी जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 12 सीटों पर सिमट गई थी, उसमें से 2 जम्मू से 10 ही सीट उनको मिली, लेकिन कश्मीर के लोगों ने हमें मैंडेट दिया, जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया। हमारी और भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं मिलती थी, हमारी पॉलिसीज नहीं मिलती थी, तब भी, आज भी नहीं, तब भी। एजेंडा ऑफ अलायंस, एजेंडा, फिर हमने 2 महीने लगा के एजेंडा ऑफ अलायंस, क्योंकि मुफ्ती साहब का एक सपना था कि मैं जम्मू के लोगों का मैंडेट जाया नहीं करना चाहता। देखिए सबसे बड़ी बात आज भी है। मेरा सवाल पूछो। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बिल्कुल सवाल मैं उसी पे है, आऊंगा। मुझे अच्छा सवाल आपने पूछा, मुझे लगता है ऐसा कुछ हुआ है। हमने लोगों के दिलों की कदर की, मुफ्ती साहब ने जम्मू के मैंडेट की कदर की, वोट की पर्ची की कदर की, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के इकट्ठे मिलकर हमने सरकार में, लेकिन एजेंडा ऑफ अलायंस पर बनाई। ठीक है, कश्मीर में हमारे खिलाफ नाराजगी हुई, सच बात है, इसमें कोई शक नहीं। हमने जब सोचा था कि ये वाजपेयी की पार्टी है जी, वाजपेयी साहब की पार्टी है जो उसके मिशन पर कश्मीर के मसले को हल करेंगे, इनके पास बहुत बड़ा मैंडेट है। लेकिन जब उनकी बातें जो थी, थोड़ी देर बाद मुफ्ती साहब की डेथ होगी, जब मैडम महबूबा जी चीफ मिनिस्टर बनी, तो तब भी मैं आपको, जब हमने दोबारा सरकार बनाई, हमने 2 महीने लगाए। सवाल कुछ, मैं उसी पर जाऊंगा, लोगों में गुस्सा था हमारे खिलाफ कि आपने बीजेपी के साथ सरकार में, लेकिन बीजेपी को हमने 4 साल अपने मंसूबों पर रोक के रखा। हमने उनको के साथ छेड़ने, उसके बाद बिल्कुल आया 2019 का जब पार्लियामेंट इलेक्शन आया, आपके सामने है, हम 3 सीटें हार गए। जनता का फैसला था सर माथे पर, कश्मीर के लोग हमारे अपने लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, उनका गुस्सा था। लेकिन गुस्सा किस चीज का था? हमने जिस मकसद के लिए सरकार बनाई थी वो मकसद कर नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया, धोखा देने के बाद जो किया। लेकिन आज कश्मीर के लोग समझ गए कि आज वोट किसको देना है। देखिए लोग बड़े बेहतरीन जज है, मैं जो कहूंगा चैनल पे झूठ, अभी उस पर कमेंट चलेंगे आप झूठ बोल रहे हो, लोग बड़े बेहतरीन जज है। 5 अगस्त 2019 का वाकया हो गया, सबसे लंबी डिटेंशन मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की हुई। जब हम बाहर आए, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें मेंबर पार्लियामेंट की मिली 2019 में। लेकिन आपको याद होगा कि जब जम्मू में पीला पंजा चला, तब भी तो MP हमारे थे ना पार्लियामेंट में। मैंने वो कहा कि डेंट कम हुआ है, बिल्कुल, वो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल, सवाल मेरा लोगों ने ये सवाल मुझे लोगों ने जवाब दिया। वहां मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीर में जगह है कोकरनाग में, जब वहां गया, उन्होंने कहा जब हमारे मकान उजाड़े जा रहे थे ना, आपको हमने देखा था फोटो में, आप महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ दिल्ली पार्लियामेंट तरने के बाद गिरफ्तार हो रहे थे। ये मुझे लोगों ने कहा, उन्होंने कहा सरदार साहब हमने आपको देखा था, आपका मकान नहीं जा रहा था, लेकिन आप हमारे मकानों के लिए, आप और आपकी लीडर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा दिल्ली में अरेस्ट हो गई थी। तब भी तो 3 मेंबर पार्लियामेंट इसी पार्लियामेंट के अंदर थे ना, वो बोल नहीं पाए। लेकिन हमने अपना फर्ज पहचाना, मेरी लीडर महबूबा। दूसरा एक और तंज किया था जी, उमर अब्दुल्ला ने तंज किया था, ये 3रे नंबर की पार्टी है, क्या उसकी सहानुभूति भी पब्लिक से आपको मिल रही है? देखिए ऐसे है कि पार्टी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो जनता पहुंचाती है, ठीक है। 2002 में उमर अब्दुल्ला साहब बड़े नेता हैं, मैं उनके ऊपर कहना नहीं चाहता, वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। 2002 में वो भी तो हमारे कैंडिडेट से चुनाव हार गए थे। ये तो लोगों का मसला है।
तो 2014 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तो चुनाव हार गए थे श्रीनगर से, तारिक करा साहब ने पीडीपी की टिकट पर हराया था। ये तो जनता है, कभी किसी को 1 नंबर पे देती है, किसी 2 के देती है, 3, हम किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट अनाउंस किया और जिस तरीके से उन्होंने हमें कहा कि ये तीसरे नंबर की पार्टी, इनका वजूद नहीं है, हमसे बात कर लेते तो महबूबा जी ने कहा हम तीनों सीटें छोड़ देते, बड़े काज के लिए हम तो कटे थे। लेकिन जब उन्होंने कहा तो मेरे जैसे वर्कर को भी आहत हुआ ना, मैं वर्कर हूं, मैंने महबूबा जी को कहा, मैं लीडरशिप को कहा भी इतने हम तो कमजोर नहीं है। देखिए एक बात हो रहा है, मैं अमूमन कहता हूं जब जिंदा हो तो फिर नजर आना जरूरी है, क्या बात अगर असूल पे आए फिर टकराना जरूरी है जी। कुछ जो जंग होती है, जब अपने वजूद की जंग लड़नी है तो फिर सामने वाले का लश्कर नहीं देखा करते, फिर हम लोगों के पास जाएंगे, अब लोगों का फैसला जो होगा मानेंगे। लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को घर का बड़ा बनाया, वो हमारे बुजुर्ग नेता थे, ठीक है वो नहीं फैसला कर पाए, चलिए जो भी हो गया, हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ सोच छोड़ दी। मैंने पहले भी आपसे कहा कि कश्मीर के लोग चाहते थे कि हम इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें, लेकिन कौन पहले भागा उससे कश्मीर के लोग, वो भी जो देख चुके हैं ना, लोग फैसला लोग कश्मीर के लोगों ने करना है। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूँ, जो मैंने 15-17 दिन वो देखा है, हम कल पुंछ में थे परसों, तो एक रोड शो के दौरान बहुत सारी लेडीज़ मेरी माएँ बहनें आई, तो एक गाना उन्होंने गाया, शायद वो सोशल मीडिया पे चल रहा है जी, उन्होंने गाया असी महबूबा मुफ्ती जितौनी इस गल सुन ले साडी मन डोला, पहाड़ी में गाया। तो मैंने उनसे पूछा, कहते जी मैंने जी गाना आपने, कहते मैंने खुद लिखा। तो मैं क्या कहता जी, जब हम लोगों पर आफत ही कोई नहीं बोलता था, हमारे पुंछ में जब वो लड़के आप जो मौजूदा परिस्थितियां देख रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर के, क्या आपको लगता है कि जब भी विधानसभा होंगे, जब भी, मैं इसलिए लगा रहा हूँ कोई पता नहीं है कब हो, कोर्ट ने तो कहा है सितंबर तक आपको करवाने होंगे, 2024 तक, क्या आपको लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कंसोलिडेट कर रही है कश्मीर में? देखिए ऐसे है कि पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने लोगों में जाना होता जी। लेकिन आपने कहा ना जब कराएंगे असेंबली, भाई जो हमने फार्म भरे हैं तो वो चुनाव नहीं करवाने दे रहे, आपके सामने है ना, मैं मतलब क्या कहूँ, इनसे ऊपर मैं कहता हूँ लोकतंत्र का गला घोटने की कवायद इन्होंने शुरू की है कि जब फार्म भरने का टाइम था तब ये फार्म नहीं भर सके, वो हो गया ना, पहले आपके चक्कर में इनकी वो बस छूट गई, फार्म ये भरनी सब चोर दरवाजे से आप करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक असेंबली चुनाव का तल्लक है, लोगों ने खुद देखना है मनोज जी कि हमें कौन सी पार्टी है जो हमारे हक में बात करती है। मैंने आपको कहा कुकरना के एक गाँव है बड़ी दूर, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वहाँ लोगों ने मुझे ये बात कही, उनको 2 साल पुरानी बात याद है, तो लोग याद नहीं करेंगे कि कौन आदमी कहाँ है। तो आज एक बात है, अब जब हम रजौरी पुंछ में जाते हैं तो रजौरी पुंछ के लोगों ने कल एक बातें जब की, जब रोड शो वहाँ होते हैं, बात करते हैं लोग, तो मैंने उनसे पूछा, कहता जनाब मुफ्ती साहब ने हमें मुगल रोड दी, मुफ्ती साहब ने हमें बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी दी, और उन्होंने कहा जी हमें मुफ्ती साहब ने इज़्ज़त की ज़िंदगी दी। कहते सरदार जी हम तो इज़्ज़त भूल ही चुके थे 2002 में कि शहरी की भी कोई इज़्ज़त है, STF बैन की, हमारे जो रास्ते खुले, और सबसे बड़ी बात वो पुंछ रावलाकोट रास्ते की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे बहुत सारे लोगों ने तरक्की की, हमें काम मिला, पुंछ का भी नाम हुआ। और एक बात मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि हमने जो काम किया ना, लीडरशिप हमारी ने, आज पीर पंचाल के लोग उसको याद कर रहे हैं। तो इसी यही वजह है ना कि जब पीर पंचाल में उन्होंने लोगों का सलाब देखा, जनसमूह देखा महबूबा जी के साथ, तो फिर ये चोर दरवाजे से ABCD शुरू हो गए, फिर चिट्ठी लिखने का काम शुरू हो गया। अब चिट्ठी कौन लिख रहा है जो चुनाव नहीं लड़ रहा, अब चिट्ठी लिख रहे हैं अरविंदर रैना साहब, इनको पूछिए आप अपनी। क्या सोनू जी आप या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक मरतबा फिर आवाम को बरगला रही है कि 370 की वापसी होगी? क्योंकि आज इस सजाद गनी लोन का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये गारंटी देते हैं 370 वापस ला देंगे तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आप भी ऐसा प्रचार के दौरान कर रहे हैं? देखिए ऐसे है, 370 हमारी शारक है जम्मू कश्मीर के लोगों की, ये किसी एक खिते की नहीं है, ये किसी एक बरादरी की नहीं, किसी कौम की नहीं है, ये मेरी और आपकी है। 370 ही मुझे हक देता था ना, मेरी नौकरी पर किसी का कब्जा नहीं होगा, मेरी ज़मीन कोई नहीं लेगा, मेरे कारोबार कोई नहीं छीनेगा। अब आप मुझे बताइए, हम तो बीजेपी का एजेंडा था, 70 साल लगे, उन्होंने तोड़ दिया, हम तो इसके हक में हैं, कोशिश करेंगे, कोशिश हर जगह करेंगे, सड़क पे भी करेंगे, गली पे भी करेंगे, पार्लियामेंट में भी करेंगे, असेंबली में भी करेंगे, जहाँ कानूनी चारजोई होगी वहाँ करेंगे, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेंगे। और सबसे बड़ी बात विनोद जी, फिर आप 371 क्यों मांग रहे हैं? बताइए ना, मैं आज जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्यों मांग रहे हो 371? आज क्यों डिमांड है हमारी 371 की? क्यों? क्योंकि कश्मीर जम्मू के लोगों ने समझ लिया कि हमारे साथ धोखा हो गया। 370 हमारे साथ जुड़ा एक मसला था। देखिए 370 नाम था, मैं कहता हूँ नाम था ना,
हमने क्या मांगा कि हमारी नौकरी हमारे लिए रहनी चाहिए। इसमें गलत बात क्या है? पहले हमारे लोग नौकरी में हो जाए, उसके बाद जिसको मर्जी दो। हमने कहा हमारी ज़मीन हमारे पास रहनी चाहिए, वो तो बिहार के लोग भी मांग रहे हैं, वो तो महाराष्ट्र के लोग भी मांग रहे हैं, जिनके साथ महाराष्ट्र में बीजेपी ने अलायंस किया है। वो क्या कहते थे, मराठे के बिना यहाँ रह गए कोई नहीं, सबको डंडे दे के निकालते थे। वहाँ इनकी वो एक विधान एक निशान एक प्रधान कहाँ चला गया, कहाँ जाता है इनका? नागालैंड में ये इन्होंने क्यों स्पेशल स्टेटस दे रखा? हम किसी के खिलाफ नहीं स्पेशल स्टेटस के। इनके जो पहले चीफ मिनिस्टर थे शिवराज चौहान संघ मध्य प्रदेश से, आजकल तो शायद बेचारे रिटायर कर दिए, पता नहीं कि एमपी बना दिए, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो कहते थे जी मैं मध्य प्रदेश बॉर्न सिटीजन के लिए नौकरी रिजर्व करके जाऊंगा। तो हमारे पास तो था, आपने निकाल दिया। अच्छा, एक बड़ी बात हो रहा है, मतलब पब्लिक में आप इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं? नहीं हम तो कह रहे हैं 370 मेरी शार आ गया, मैं तो कह रहा हूँ, पार्टी कह रही है। मतलब अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के भी अगेंस्ट हम तो सुप्रीम कोर्ट के अब दोबारा फिर जाएंगे ना। हम तो ये नहीं ना कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माने। जो आपने कहा आपने मान लिया, उसके बाद जो कानूनी प्रोविजन हमारे पास है हम उस पर जाएंगे ना। बाकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है ना वो सर्वप्रिय है, हम सब ने माना है, लेकिन बीजेपी नहीं मानती विनोद जी। वो केजरीवाल के मसले में आपने देखा होगा, रात को उन्होंने कहा नहीं जी ये ट्रांसफ़र कर सकता है, सुबह कानून बदल दिया। कि सुप्रीम कोर्ट की बात हम तो हमेशा करते हैं, हमारे लिए सर्वप्रिय है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी आज ताकत के नशे में इतनी चूर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आपको मंजूर नहीं होता उसके खिलाफ आप बोलते हैं, कहते हैं कि कोर्ट भी प्रभावित है। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा ईवीएम को लेकर के, उन्होंने कहा कि वीवीपैट का मिलान नहीं हो सकता उन पर्चियों के साथ। उन्होंने कहा कि बैलेट बॉक्सेस से अभी वोट नहीं करवाए जा सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में गया कौन है इसके लिए? देश के वकील जी, मैं और आप नहीं गए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई। सबसे बड़ा जो एजुकेटेड फॉर्म होता है वो मेरे हिसाब से तो एडवोकेट होते हैं, सबसे सियाने लोग, मैं समझता हूँ। जब वो उनको कुछ लगा होगा ना, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अभी नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, चलो आगे से ही। लेकिन एक बात इसमें बड़ी जरूर है, जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने माना, लेकिन एक बात हो रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड भी तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके निकले ना, सरकार तो छुपा के बैठी थी। जब सरकार ने कहा हिसाब दो उनका 4 जून के बाद देंगे, क्यों दोगे 4 जून के बाद? क्योंकि चुनाव हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला करता तो एक कानूनी प्रक्रिया है ना कि हम उसको दूसरे अपर बेंच में चैलेंज कर। राज्यसभा में भी लोकसभा में भी 370 और 35 को लेकर के फैसला हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आपने नॉक किया, अच्छे तरीके से तर्क वितर्क हुए, बिल्कुल हो गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। उसके बावजूद भी आप पब्लिक के बीच में ये लेके जाते हैं कि हम 370 वापस लाएंगे, आपकी शार आगा आपको वापस लौटाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ताकत थी हाउस में, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और जम्मू कश्मीर के लोगों का हक हकूक छीना है। विनोद जी, हम तो ये बात कहते हैं, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो तो मानना ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही हमें लो करता है ना कि आप डबल बेंच में जा सकते हैं, आप फुल बेंच में, वो भी तो है ना हमारे पास है, तो हम उस पर भी जाएंगे जो कानूनी प्रक्रिया होगी। बाकी अगर आज हम चुनाव लड़ रहे हैं तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लड़ रहे हैं ना, इससे पहले भी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लड़ रहे हैं, और आज भी हम ये बात कह रहे हैं। देखिए 370 जो है, 370 क्या, 370 को इस तरह से पेश किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि शायद 370 जो थी वो पता नहीं जब हिंदुस्तान के साथ कश्मीर को जुड़ने नहीं दे रही थी, जो जिस तरह से, लेकिन 370 में 2-3 चीज़ें ही अहम थी। सबसे बड़ी बात थी मेरी नौकरी की। अब मैं तो अवरेज नौकरी नहीं कर सकता, बाकी नौजवान तो है ना जो कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, आज आप देख लीजिए ना, अब किस किस डिपार्टमेंट में जाइए आप देख लीजिए, वहाँ बाहर के लोग भर्ती हैं कि नहीं है। जब सिर्फ डोमोसाइल उन्होंने जो बनाया, अब डोमोसाइल की जरूरत क्या है जम्मू कश्मीर में, ये बताइए पहले। वो एक सफ़ेद आती है, जम्मू के कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए जी। 4th क्लास की नौकरी के लिए सिर्फ डोमोसाइल लगता है, वो भी नहीं लगता। आप जब मर्जी फॉर्म भर सकते हैं, जब आपकी नौकरी यहाँ से। आप मुझे बताइए, आज ये रेत का कारोबार कौन लोग कर रहे हैं? उसके आगे मतलब मुझे बताइए, अब स्मार्ट सिटी की बातें ये करते हैं, स्मार्ट सिटी का कारोबार कौन कर रहे हैं? कौन सी कंपनी है इसमें? जम्मू वाले कितने हैं? अब तो चलो जम्मू में, लेकिन जो सजाद गनी लोन ने कहा है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि अगर गारंटी दें मुझे 370 वापस ला सकते तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैं लोन साहब की बात है मैंने वह सुनी नहीं, जब आप कह रहे हैं उनकी पास गारंटी कौन दे और किस तरह दे? पहले मुझे एक बात बताइए, वो हमें गारंटी दें कि अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के मसले हल करा देंगे, हम सब उनकी मदद करते हैं। आप मुझे बताइए ना, आपकी नज़र में जम्मू कश्मीर के मसले ये हैं कि पत्थरबाजों को रिहा करवाना है और दोबारा पत्थरबाजी शुरू करानी है, अलगाववादियों को स्ट्रेंथन करना है ताकि कैलेंडर बने। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उस दिन, जिस दिन आप भी वहाँ बैठे हुए थे। ठीक
क्या कहा था, मैं तो वहाँ ही था। देखिए सुनिए विनोद जी, जब आप ऐसी बात करते हैं ना, मैं हंसता भी बहुत हूँ। हंसता इसलिए नहीं हूँ, आपके नज़र में क्वेश्चन है। देखिए हमने इंस्टिगेट करना होता है नहीं आपको। अच्छी बात है। देखिए बात आपको ये है pick नहीं कि करेंगे। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप पूछेंगे मेरा फर्ज है एज स्पोक्स पर्सन पार्टी की बात को जी, रखना, जी। मैं सवाल से नहीं भागूंगा। यहाँ तक आप अलगाववाद की बात करते हैं या दूसरी, अलगाववाद का समर्थन, अलगाववाद से बातचीत तो माननीय वाजपेयी साहब ने शुरू की थी, राम जेठमलानी की अध्यक्षता में। चलिए आपने ये जस्टिफाई कर दिया कि आप आएंगे तो उसको नहीं, दोबारा नहीं, से मैं भी आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ, मैं भी आगे चलिए, आ रहा हूँ। मैं आइए, सुनिए आइए। उन्हीं उसी बात पे हमने जो कहा, हमने बड़ी क्लियर सी बात की है। हमने कहा है कि आपने देश के विभिन्न जेलों में कश्मीर के नौजवान जो हैं वो रखे हैं। अब जब आपने 5 अगस्त 2019 को इतना बड़ा डिसीजन किया, लोगों के इमोशन हो गए, हार्ट होंगे ना, इमोशन है 370, मेरा भी इमोशन है 370 के साथ भी। मैं सीधी बात कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं देशद्रोही हूँ, मैं कुछ देश के खिलाफ हूँ, मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, मैं आरएसएस, लेकिन आपको मैं देश नहीं, देश मेरा। हाउस अरेस्ट नहीं किया था। अब क्या पता उन्होंने क्या क्या नहीं किया था मुझे। देखिए मैं एक लेकिन बात, मुझे पता है, मैं हाँ, आपसे मान रहा हूँ, रेगुलर आपके साथ हाँ, मैं संपर्क हाउस में अरेस्ट था। में नहीं था। जी। देखिए एक बात है ना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मैं कट्टर हिंदुस्तानी हूँ, बट उतना ही बीजेपी की पॉलिसियों के खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि ये देश को बांटना चाहते हैं, ये हमसे निवाले छीनना चाहते हैं, ये गरीब को गरीब करना चाहते हैं, ये चाहते हैं सिर्फ चंद लोगों के पास पैसा, बाकी सब उनके मुलाजिम हो। जब आपने बात की अलगाववाद जब की, आप देश को बांटने की बात का आरोप लगाते हैं बीजेपी पे, तो आप जिसका हिस्सा है इंडिया ब्लॉक है ना, हिस्सा आप इंडिया ब्लॉक, भले ही वकार रसूल कुछ भी कहें आपके बारे हम में, हैं, हम हैं, आप अभी भी। जबरदस्ती हैं तो हैं, जबरदस्ती नहीं है, डट के हैं। चलिए आप चलिए डट के हैं, मान लेते हैं आप डट के इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। आपने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने की नीति लेकर के चलती, इसलिए आप उसका विरोध करते हैं। जी, मुखरता से कहा आपने। आप जिस ब्लॉक का हिस्सा हैं, मैं कांग्रेस की बात करूंगा, वो अलग बात है कि वकार रसूल मानते नहीं हैं आपको और आप इसका हिस्सा हैं, आप जबरदस्ती इसका हिस्सा बनते हैं। वो कांग्रेस कहती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे सनातन धर्म के विरोध में चलते हैं, ओबीसी का दर्जा मुस्लिम समुदाय को दे देते हैं, और उनका जो एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो है, उसको भारतीय जनता पार्टी कहती है, मुस्लिम लीग 1936 का ये मैनिफेस्टो है। तो आप विभाजन करने वालों के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए विनोद जी, बात ऐसे है, जहाँ तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की है, माननीय प्रधानमंत्री साहब भी उस दिन एक जगह कहीं बोल रहे थे, तो दिल बड़ा आहत हुआ जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए मुस्लिम लीग का एजेंडा, अब वो 1936 की बात कर रहे हैं। इसी मुस्लिम लीग के साथ तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही थी, ठीक है। अब इनके मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने सनातन का हाँ, अब मैं बात करता हूँ सनातन धर्म की। भाई सनातन एक बहुत बड़ा धर्म है, उसको किसी के सर्टिफिकेट की या प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। अब एक बात और है कि आपने कहा जी कर्नाटका में कोई ओबीसी का दर्जा मुस्लिम को मिल गया या ऐसी बात होगी। भाई सरकार अपने हिसाब से फैसले करती है। अगर मान लीजिए ओबीसी दर्जा मिल गया तो उससे देश को खतरा हो गया, कोई देश को बांटने की बात आप अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आपका घटक दल मैं कांग्रेस मुझे एक विशेष धर्म को अपीज करने का प्रयत्न कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि कोई किस राष्ट्र की बात कर रहा है, मैं कह रहा नहीं, मैं कहूंगा एक और विवाद बन जाएगा। कोई किस राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई किसी को करने की बात कर रहा है, देश की बात तो करता कोई नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जो सुना अपने बुजुर्गों से, जो हमने अपने बड़ों से सुना, जो आज भी जो मेरे मन की बात है कि वो यार इंडियन देश हमारा है, जिसको जो जरूरत है उसको वो मिलना चाहिए, ठीक है जी। अब लेकिन एक बात और है विनोद जी कि जब देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, ठीक है, आज एक बात है मेरे मन में आ रही है, मेरा मन करता है मैं कह दूं तो, लेकिन शायद वो निजी टिप्पणी हो जाएगी, मैं नहीं उसमें मंगलसूत्र की बात ना आज जैसे सीजन नहीं है। मंगलसूत्र की बात वही करे जो मंगलसूत्र की अहमियत को जानता हो। नंबर एक, हमने बड़े बड़े दौर हिंदुस्तान के लोगों ने देखे हैं, हमारे मंगलसूत्र कोई नहीं छीन पाया। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग आके चले गए। देखिए एक बात बड़ी क्लियर है कि आप देश के मुद्दों पर चुनाव लड़े, देश के मुद्दों पर, जो देश का मुद्दा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक बात पूछना चाहता हूँ, एक मैनिफेस्टो कभी एक सेकंड, कभी 15 लाख अकाउंट में देने पर भी चुनाव लड़ना था, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने पर चुनाव लड़ना था। सोनू, जिस तरीके से आप पीछे पड़े ना, आपने लेके रहना है। मुझे लगता है मुझे चाहिए ना, मेरे हर डिबेट में आप 15 लाख मांगते हैं। क्यों नहीं, मेरा राशन कार्ड इंडियन है,
आधार कार्ड इंडियन है, वोटर कार्ड इंडियन है, आई एम एन इंडियन, प्राउड टू बी एन इंडियन, yes. तो मेरे अकाउंट में आने चाहिए ना, आपके भी आने चाहिए जी। मेरे पे भी, मैं तो आपके लिए भी, आपके कैमरामैन के भी आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए, सबके आने चाहिए। आपने वादा किया, आज आप 15 लाख पर बात क्यों नहीं करते? आप ये मैनिफेस्टो का हिस्सा है जिसको उन्होंने मंगलसूत्र तक लिया है प्रधानमंत्री, ये मैनिफेस्टो का हिस्सा है। आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का सपोर्ट करते हैं, उसका सर्वे करवाएंगे किसके बाद कितने पैसे हैं, उससे ज़्यादा छीन करके हम किसी को देंगे, और देंगे किसको वो भी आपको पता है। देखिए ऐसे है, ये किन इसके ऊपर किसी धर्म विशेष का नाम लिखा है? अगर किसी का अब मैं कहता हूं कि माइनॉरिटी मैं कहता हूं, 1 मिनट के लिए, हम कहते हैं कि जम्मू में फलाने आदमी ने बड़ी करप्शन करके पैसे इकट्ठे कर लिए, लोगों की चोरी करके पैसे गए, अगर हम सरकार में आएंगे तो इस आदमी से हिसाब लिया जाएगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं जम्मू में किसी ने किए नहीं है। तो क्या ये व्यक्ति विशेष धर्म की बात कैसे होगी? मुझे एक बात बताइए, चोर चोर है, मैं भी हूं, उससे पैसे लेके देने किसको है, इस पर तो बोलिए आप। इस पर मेरी बात सुनी, मैं तो कह रहा हूं कि अब जिन्होंने बनाया, देखो जहां तक पीडीपी का मैनिफेस्टो हमने रिलीज किया, आपका मैनिफेस्टो तो जो ज्यादा खतरनाक है। नहीं, क्या है बताइए मैनिफेस्टो? आपने पत्थरबाजों को छुड़वाना आप कह रहे हैं। यही तो बात है ना, हम कहते हैं जो बेकसूर जेल में उसको छोड़ो, पत्थरबाज का हम नाम नहीं लेते, मतलब लेकिन वो पत्थरबाज को जेल दे। मेरे मैनिफेस्टो में काफी मेरे पास किया जाए, बिल्कुल हम यही बात मैं कहना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया। 1.5 साल मैडम हवा मुफ्ती को PSA के तहत अंदर रखा, उन्होंने पत्थर मारा था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को रखा, उसने पत्थर मारा था। उमर अब्दुल्ला साहब को भी घर पे इन्होंने थोड़ी देर रेस्ट रखा, उसने पत्थर मारे थे। कश्मीर की सारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप ने उन्होंने जेलों में बंद किया, पत्थर मारे थे। मेरे जैसे आदमी को भी ये कहा जाता था, सुनिए मैं बताता हूँ, आपने कहा ना कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी तो मैं टॉफी की भी बात करूंगा, मैं सब पर बात करूंगा। अब देखिए, आपने कहा ना आपका हाउस अरेस्ट नहीं किया गया था, तो धमकियां तो मुझे भी देते थे कि आप बोलना छोड़ दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़ा आप बोले, खुल के बोलेगे नहीं, तो मैंने कुछ बोले भी मेरे साथ, मैं बिल्कुल बोले। यहाँ पर रमन भल्ला को भी अरेस्ट किया था जी, हर्षदेव सिंह को भी किया था, उन्होंने पत्थर मारे थे जी। जो हम लोग, मैं ये बात कहता जाता हूँ, बीजेपी के पास कुछ नहीं है सिवाय। अच्छा एक बात और है, ये कहते हैं कि हमने 5 साल लोगों का दिल जीता है जी। तो कैंडिडेट के दिल में क्यों नहीं आगे? ये कहीं बाहर से लाना था, जम्मू से ले जाते, किसी को लड़ाते। रविंद्र रैना साहब तो बेचारा तैयार हुआ था, उन्होंने तो तैयारी की थी सारी। चलिए एक और बात है, अब ये बात कहते हैं कि वाकया हमने सब कुछ ठीक कर दिया, कश्मीर के हालात ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। विनोद जी, अगर सब कुछ ठीक हो गया ना, तो फिर भारतीय जनता पार्टी वहाँ क्यों नहीं नजर आ रही? क्यों दूसरों की वसाखियों पर चढ़ रहे हैं? नंबर 2, आपने कहा हमारे मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि हम औरतों के लिए अलग से पार्क बनाएंगे। वैसे मेंबर पार्लियामेंट एक जीतेगा, जो उसके बाद CDF होगा वही करेगा, हमने उसकी भी बात की, हमने नौजवान पर बात की, और सबसे बड़ी बात जो हमने की, हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आपसी जो हमारा भाईचारा है, जो हम जम्मू कश्मीर के आम आदमी की तरक्की, हम उसके ऊपर जोर देंगे। आप मुझे बताइए, नौजवान की प्लेइंग फील्ड की बात कोई नहीं करता, वो PDP करती है। नौजवान की बैट बॉल की बात कोई नहीं करता, वो PDP करती है। स्टेडियम बनाने की बात PDP करती है। भारतीय जनता पार्टी से पत्थरबाज हटाने और बढ़ाने की बात करती है। अब आप मुझे एक बात और भी है कि अगर आपने सब कुछ ठीक कर दिया, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक कर दिए, तो ये असेंबली चुनाव भी साथ ही करा लेते ना। छोड़िए असेंबली, म्यूनसिपलिटी करा लेते, पंचायत करा लेते। ये तो पार्लियामेंट का चुनाव पर अड़ंगे डाल रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो होना चाहिए फिर। सोनू जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।